This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप कारोबार। पाकिस्तान में सनती शोबे के हवाले से हम अक्सर प्रोग्राम्स में बातें करते रहे हैं कि क्या ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए जिसके ज़रिए कुछ बेहतरी हम देख पाएँ। दुनिया भर में अगर हम देखें तो कुछ ममालिक हमारे, अगर हम अड़ोस पड़ोस में ही देख लें, साउथ एशिया में ही देख लें, एशिया में देख लें, तो काफ़ी ऐसे ममालिक हैं मसाइल से दो चार हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुआशी तरक्की बेहतर है। हम अक्सर बात करते हैं बांग्लादेश की इकॉनमी, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो पाकिस्तान से एक छोटी इकॉनमी है। सिर्फ अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी की, अक्सर बात करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी की, 273 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बाय एंड लार्ज नॉमिनल जीडीपी की हम अक्सर डिस्कशन करते हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी तो कोई हार्डली 250 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी छोटी इकॉनमी है। क्या वजूहत है कि वहाँ पर हम अगर पिछले 5 साल की बात करें तो ऑन एवरेज ग्रोथ तकरीबन 5% हम देख रहे हैं, बल्कि ऐसे भी हमने साल देखे हैं कि 6% की ग्रोथ बड़े आराम से वो अचीव करते हैं। क्या वजूहत है कि उनकी बरामदाद हमसे ज़्यादा है, 32, 33, 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक की उनकी बरामदाद है। हमारी बरामदाद आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही, कम क्यों हो रही है? फिर हम अगर बात करें तो हम इंडिया की अक्सर बात करते हैं जी, इंडिया बीइंग द 7th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी इन द वर्ल्ड, कोई 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है। वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए, और फिर हम ख़ास तौर पे बात करें तो ट्रेड रिलेशंस के ज़रिए। उनके प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं तो बड़े मुआहदे करके आते हैं, चाइना से बड़े मुआहदे करते हैं, यूएस से बड़े मुआहदे करते हैं, यूरोप से बड़े मुआहदे करते हैं, और उनकी तजारत बढ़ती है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में हमारे मैं तो उनको आका कहता हूँ कि हमारे जो आका हैं, जो जिनके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो आखिर कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर पाते, जाके कोई ऐसे एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाते, कोई इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होती जिसके ज़रिए हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचे। आका उनको इसलिए कहता हूँ कि वो आका हैं, उन्हीं के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, और वो अपनी अथॉरिटीज़ इस्तेमाल करके जो चाहें वो कर सकते हैं। इस मुल्क का भला चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वजूहत है कि मेरे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई ऐसे कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए जा रहे जिसके ज़रिए मेरे मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं जी, अगर हम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें लार्ज स्केल का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा है। फिर टेक्सटाइल जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, सिर्फ एलएसएम में देखें तो 21% से ज़्यादा का शेयर है। फिर ऑटो के हवाले से हम देख रहे हैं बेहतरी तकरीबन 5% का शेयर है। फिर इसी हवाले से फर्टिलाइज़र तकरीबन 4.5% का शेयर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है। अब ये जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कंपैरेटिवली तो हम देख रहे हैं कि एक बेहतरी है, लेकिन इसका बेसिकली अगर देखें तो एक कनेक्शन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से, कॉटेज इंडस्ट्री से, और फिर जब एलएसएम के हवाले से अक्सर बात करते हैं तो जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से उनका ताल्लुक़ है, वो अक्सर यही कहते हैं कि जी हमारे जितने भी मसाइल हैं, जब भी हम अपने मसाइल लेकर जाते हैं, बातचीत की जाती है, कहा जाता है कि इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम मसाइल हल होंगे, लेकिन एज सच कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए जाते। ख़ास तौर पे एलएसएम की जब हम बात करते हैं, और ज़ाहिर है जब एसएमई का एक कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इसमें आता है, तो एसएमई रिलेटेड जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो लोग ये काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा उनका एक हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि जी फाइनेंसिंग फैसिलिटी सबसे पहले तो इस मसले को लाजमी देखें कि क्या वजूहत हैं कि बैंक्स की तरफ से हमें फाइनेंसिंग एज सच नहीं होती, और फिर जब उनसे ये कहा जाता है कि जी एनपीएल्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एसएमईज़ के, तो इस चीज़ पे अग्री नहीं करते। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कि आखिर ये जितने भी मसाइल हैं, हम सनत, जितनी भी हमारी सनत है, अब इस सनत को बेहतर बनाने के लिए क्या
ऑन आवर ओन जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, या फिर अब देखें अक्सर जब भी बात करता हूँ कहते हैं कि जी पानी के मसाइल खुद हल कर रहे हैं, एनर्जी के खुद हल कर रहे हैं, पावर के खुद ही हल कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे इसी वाले साझे में स्टोरीज में ज्वाइन किया है सैयद फ़ारूक मज़हर साहब ने। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SGS के। फ़ारूक साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। यो वेलकम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समझ कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सबके सब मसाइल से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और इस डिस्कस करने के लिए कि इंडस्ट्री को हम डिस्कस करें। देखिए, इंडस्ट्री को हम बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू, जैसे आपने कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल है, मीडियम साइज़ है, कॉटेज इंडस्ट्री है। तो हर एक सेक्टर के अपने मसाइल अलग अलग हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल अलग हैं। फिर हम उसको फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो किस सेक्टर की इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर था, हमारा 65% प्लस एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे मुनहसर थी। उसके अंदर लार्ज स्केल भी आता था और मीडियम और स्मॉल स्केल भी आता था, जिसको कंप्राइज करके एक सेक्टर, एक बड़ा एक एक्सपोर्ट का सेगमेंट बनता है। तो हम अगर मसाइल की बात करें तो डिफरेंट मसाइल डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं मौजूद, और उसको उसी तरीके से हैंडल किया जा सकता है जिस तरीके से मसाइल हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे हम मीडियम साइज़ की मिसाल लेते हैं तो ऑब्वियसली मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इट शुड बी PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी बिजनेस मैन नहीं चला सकता, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चला सकती जब तक बिजनेसमैन की सपोर्ट ना हो। ठीक है ना? तो ये एक दोनों का मुश्तरका चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर हम मसले को देखें, उसमें इंडस्ट्री भी बैठे, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे लोग भी बैठें, और गवर्नमेंट के सीरियस लोग बैठें जो कुछ करना चाहते हों। जब वो बैठें, उसके मसाइल को डिस्कस करें और उसके सॉल्यूशंस देन एंड देयर निकालें और उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे पास होता ये है कि हम बैठते ज़रूर हैं, हम शोर ज़रूर मचाते हैं, हम हर चीज़ को रोते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास जब गवर्नमेंट के लोगों के साथ हम बैठते हैं, जब हमें तो उस वक़्त फ़ोटो खिंचवाने की हद तक, उस वक़्त प्रोग्राम करने की हद तक तो ज़रूर सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो हमको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जहाँ पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीटिंग्स हों, जहाँ पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस हों। क्या आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वैसे तो बिजनेसमैन, अब सबकी बात नहीं करा, अक्सर ये कहते हैं कि जी मसाइल हैं, हुकूमत मसाइल हल नहीं करी, लेकिन जब वही आला अहदेदारान, मिनिस्टर्स जिनसे काम है, जिनको चाहिए कि वो मसाइल हल करें, वो आते हैं और उनके साथ बैठा जाता है, तो वहाँ सबके सब चुप होते हैं, उनकी तारीफ़ें होती हैं, और फिर सबसे जो पहली चीज़ होती है कि यार मेरी तस्वीर इनके साथ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली खलील भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे लीडरान होते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडरान समझे जाते हैं, उनको गवर्नमेंट के लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, ये सदियों का मामला है, ये चलते रहने वाला मामला है। अगर हम आज अपने ताल्लुकात एक किसी से ख़राब करते हैं तो वो कल हमारे अच्छे काम होते होते भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वो आते हैं तो उनकी तारीफ़ें की जाती हैं, उनके पीछे हम सब बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन इट शुड बी अ मिक्स थिंग कि तारीफ़ ज़रूर करें जो अच्छे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग काम नहीं कर रहे, अच्छे लोग भी काम करते हैं, दिल से भी लोग काम करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए भी लोग काम करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो बुराइयाँ हैं उनको हम ज़रा ज़रूर देखें और जो रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर देखें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वो तस्वीर वाला जो मामला है और जो डिस्कशन वाला मामला है, लेकिन उसको कम कर दें। मेरी बिज़नेस कम्युनिटी के लीडरान से भी ये गुजारिश होगी कि वी शुड लुक एट द प्रैक्टिकल थिंग्स और एट द एक्चुअल मसाइल्स एंड गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दोस। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों के, आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी हूँ, हमारे भी नंबर हैं उसमें। अब ये जो डिस्कशन हो रही होती है,
कोई फ्रूटफुल ज़्यादा तो डिस्कशन मुझे लगती नहीं। जब भी मैं कोई 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वो देख रहा होता हूँ तो 40-50 उसमें जो है चीज़ें आई हुई होती हैं, लेकिन उनमें काम की चीज़ शायद ही 1 या 2 हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये एक फोरम है जहाँ पे बड़ी अच्छी जो है मैं समझता हूँ कि एक इंटरेक्शन हो सकता है कि मसाइल आप कैसे हल करें। अगर आपके पानी के एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बिजनेसमैन ने कहा कि जी आज गैस की फराहमी नहीं है, तो इमीडिएटली किसी ने कहा कि जी इस इदारे में ये साहब हैं, उनको आप इमीडिएटली कॉल करें। उनको कॉल करेंगे तो उनको कॉल की और वो ये सारी डिस्कशन हो रही थी उस पर, और इमीडिएटली मसला हल हो गया कि जी गैस की फरावानी हो गई। तो प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही होती, सिर्फ खलील भाई मैं बताऊँ आपको कि आप जिस तरह से आपने कहा, मैं भी 40 ग्रुप्स के अंदर मौजूद हूँ और उसके अंदर पता नहीं हर सेकंड के ऊपर एक नया मैसेज आ रहा होता है, तो आपको उसको फॉलो करना भी एक अजाब होता चला जा रहा है। ख़ासतौर पे व्हाट्सएप जो है, और लोग अपनी तस्वीरें और लोग अपनी सारी कहानियाँ दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि काम कर रहे हैं। आई डोंट नो आप कुछ ग्रुप्स के अंदर हैं। एक असफर हसन ने ग्रुप बनाया है, बहुत सीरियस ग्रुप है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और उस ग्रुप के ऊपर बड़ा सीरियस डिस्कशन होता है। एक एनर्जी के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, उसको बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा होता है। उसके अंदर पोटेंशियल चीज़ें आती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती है। और अगर कोई भी आदमी इन ग्रुप्स के ऊपर कोई गलत चीज़ डालता है तो वो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर उसको रोक देता है, उसको डांट देता है। तो मैं आपकी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे ग्रुप वालों को ये मशवरा दूंगा कि भाई ये चीज़ें बंद करो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम बड़ा लिमिटेड है। अगर आपके पास 5 मिनट में 200 मैसेजेस आपको आ रहे हैं अनरेड, तो यू कैन नॉट फॉलो अप। हालांकि इसका असल मकसद है कि अपने मसाइल को हाईलाइट करें आप, ताकि उन मसाइल के हवाले से दूसरे लोग आपको मशवरे दें कि अगर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की दस्तयाबी नहीं है, टैक्सेशन के मसाइल हैं, हुकूमत से कोई इंसेंटिव लेने के हवाले से बात हो रही है, रिफंड्स की बात हो रही है, टैक्सेशन के मसाइल, जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती है, और ये बहुत अच्छे फोरम हो सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कुछ फोरम्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी लेवल तक के लोग उन ग्रुप्स के अंदर हैं और दे आर वेरी पार्टिसिपेटिव एंड बड़ा कंस्ट्रक्टिव वो आता है। तो ये बहुत अच्छा फोरम हो सकता है अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। अब जैसे एक चीज़ है कि जी अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात करें कि जी पिछले माली साल की अगर हम बात करें तो टारगेट तो था हमारा, कोई हम कह रहे थे कि जी 5.5% के करीब हम आ जाएंगे, लेकिन हम जो अचीव किया उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी 4.7% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है। अब ये भी फिगर्स किस हद तक ठीक हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि ज़ाहिर है उस पर भी काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होती कि अगर हम जीडीपी की हम सब जानते हैं कि जीडीपी को बेहतर बनाने के लिए 2-4 चीज़ें ही हैं ना, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखिए एक बड़ा हिस्सा है उसमें, सर्विसेज सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा है, एग्रीकल्चर। वाई डोंट यू डिस्कस दीज थिंग्स, ताकि उसमें जो आपके मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ये कहा जाए कि अगर 4.7% आपने अचीव की है और अगर बांग्लादेश 6% तक अचीव कर लेता है तो वहाँ पर आखिर वो क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो एक वक्त था ना कि चाइना तकरीबन 10% तक की ग्रोथ दिखा रहा था, अब अगर वहाँ पे कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है, इन चीज़ों को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता ताकि हम देखें कि हम अपने मसाइल को कैसे हल करें। बिल्कुल, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये आज तो दुनिया जिस तरक्की पे चली गई है, मैं और आप क्या बात कर रहे हैं, आज दुनिया का हर आदमी बात सुन रहा है और हम सबको मालूम है कि बिज़नेस किस तरह से बेहतर किया जाता है, इकनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जाता है। हमारे पास तो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, वो जब दुनिया भर के अंदर जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वही लोग हैं जो उन दुनिया के दूसरे मुल्कों को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनको तरक्की दे रहे हैं और उनको अच्छे मशवरे दे रहे हैं। हम बहुत सारी मिसालें हमेशा बात कर रहे होते हैं PIA की कि हमने एमरेट्स को खड़ा करा और आज एमरेट्स कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो हमको मालूम है एमरेट्स किस तरीके से आगे बढ़ा। तो अगर हम उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो कर लें तो मैं समझता हूँ एक एक चीज़ के अंदर जाकर हम लोग यकीनन आगे जा सकते हैं। और हमारे मुल्क में तो जितना पोटेंशियल है, ये आपको ही मालूम है, मुझको ही मालूम है, हर लिहाज से पोटेंशियल है। चाहे वो आप ह्यूमन रिसोर्स देख लें, चाहे वो आप नेचुरल रिसोर्सेज देख लें, चाहे वो आप पॉपुलेशन देख लें। सच अ लार्ज पॉपुलेशन, यू नो, दिस कुड बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस एंड दिस इज़, बट वी हैव टू यूटिलाइज इट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, जहाँ पर वो जिस तरह से उसको बेनिफिट लेते हैं उसका। तो यकीनन मैं आई टोटली एग्री विद यू। और इससे तो मेरा ख्याल है हमको
दो चार अगर सेक्टर्स की बात करें, अगर हम सबसे पहले जैसे टेक्सटाइल के हवाले से हम बात करें कि जी हमें जब ये GSP प्लस स्टेटस के हवाले से खुशखबरी मिली कि जी 1 जनवरी 2014 से ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके ज़रिए यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक, हम अक्सर बातें करते हैं ना कि जी वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। ये बात की गई कि जी अगर 2 अरब डॉलर एक साल में नहीं तो कम से कम 1 अरब डॉलर की तो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा लाजमी होगा। वैसे तो पहले बातें की गई थी 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, सिर्फ हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो तो हुआ नहीं, रादर ये कम हो गया। अब इस वक्त अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की सूरत हाल तो कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ पे तो बहुत सारे ममालिक हैं जो बड़े मसाइल में, वहाँ पे अगर देखें तो टेररिज्म के मसाइल है, वहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ का जो एक हम फ्लड देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि क्या हम वही करते रहेंगे जो हम ट्रेडिशनली करते रहे? नई मार्केट्स को तो हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि हम मार्केट्स को ज़रूर एनालाइज करें। अमेरिका बिगेस्ट मार्केट, वी ऑल नो कि वो बिगेस्ट कंज्यूमर है। चाइना बहुत बड़ा मार्केट निकल के आई है हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने चाइना को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा। इसी तरह यूरोप एक ट्रेडिशनली एक हमारे पास बहुत बड़ा हमारा एक बायर समझा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से आपने कहा, आज अगर हम यूरोप को देखते हैं तो हमको सिर्फ जर्मनी एक पोटेंशियल हमको नज़र आता है जहाँ पर हमारा कुछ बड़ा कंजम्पशन हो रहा होता है पाकिस्तानी गुड्स का। बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी अपनी कंजम्पशन बहुत थोड़ी है, तो वो ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा पोटेंशियल हमारे लिए नहीं है। तो हम हमेशा बात करते हैं मार्केट एक्सेस की, हमेशा बात करते हैं कि नई मार्केटें हम तलाश करें, लेकिन नई मार्केटें कहाँ से तलाश करें? सवाल तो ये पैदा होता है ना खलील भाई कि नई मार्केटें कहाँ तलाश करें। देखें, हमारे पास हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं हमारे कॉन्सुलेट्स के अंदर, हमारे हाई कमीशंस के अंदर, हमारे कमर्शियल कौंसल्स बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, बड़े बड़े मुल्कों में रह रहे हैं, परफॉर्मेंस देखें। लेकिन अगर हम उनको ये टारगेट दें, और ये टारगेट देना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, लेकिन टारगेट आप उसी को दे सकते हैं जिसके पास टारगेट समझने का और जिसको टारगेट अचीव करने का आइडिया हो। एक सिफारिशी अगर आप ले जाके ट्रेड कमिश्नर लगा देंगे किसी भी पोटेंशियल अच्छे मुल्क के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? वो तो अपनी चीज़ को देखता है, अच्छी रही देखता है, उस बंदे को पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर बहुत बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी नई मार्केटों को एक्सप्लोर करना थ्रू आवर पोटेंशियल ट्रेड कमिश्नर्स एंड थ्रू आवर पोटेंशियल हाई कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स इन काउंसिल्स इन डिफरेंट मुल्कों में। तो वो एक पहला स्टेप हो सकता है। देखिए, यहाँ पर भी हम लोग आते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे काउंसिल जर्नल्स हैं, बहुत सारे ट्रेड के लोग हैं, और आप उनको भी मिलते होंगे, मैं भी उनको रोज़ाना मिलता हूँ। उनमें आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाता है। एक आदमी वो है जिस तरह से हमने पहले बात की कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाता है, एक आदमी वो है जो कि कुछ पोटेंशियल देना चाहता है। अभी हमने रिसेंटली आपने देखा, हमने पाकिस्तान जर्मन चैम्बर बनाया। हम जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक फ़ोरम है पाकिस्तान जर्मन बिज़नेस फ़ोरम, और जी पार्टी जो एक और उनका फ़ोरम है। दे आर सो एक्टिव, दे आर एक्चुअली लोगों को मिला रहे हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस मिला रहे हैं, वो उसकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कौंसल जर्नल हैं जो पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारी मार्केट को भी देख रहे होते हैं और अपनी मार्केट को भी देख रहे होते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ द बायलैटरल ट्रेड विच मैटर्स। देखिए, आपने जो बात की ना, अब इसको मैं सेकंड ऐसे करता हूँ कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान की तिजारत के हवाले से आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड हादी संतोषो जो कराची में काउंसिल हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप 2010 की फिगर्स देख लें बायलैटरल ट्रेड की और आज की फिगर्स देख लें, मिलियंस में थी, और आज 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स 2.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की पाकिस्तान और इंडोनेशिया की तिजारत हो चुकी है। और इसमें 93% हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 7% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है उनका कंट्रीब्यूशन कि अपने मुल्क के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, देखें, उसमें इंडोनेशिया की तो हम बात करते हैं, इंडोनेशिया में मेजर जो चीज़ है वो तो कोल है। जिस हिसाब से हमारा कोल की कंजम्पशन बढ़ रही है, जो हम नए पावर स्टेशंस कोल के ऊपर कोयल फायर्ड लेके आ रहे हैं, जो अभी हम सी पैक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये समझते हैं कि इंडोनेशिया की और इम्पोर्ट बढ़ जाएगी कोल से रिलेटेड, बिकॉज इंडोनेशिया इज़ द मेजर कोल सप्लायर टू पाकिस्तान। अभी कुछ हमने
सौदे किए हैं चाइना के साथ भी, जो कि पहली दफ़ा हुए हैं, और इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका आर द 2 मार्केट्स। तो हम अपनी भी तो देखें ना, हमारी एक्सपोर्ट कहाँ होनी है, बिकॉज हम इंपोर्ट करके तो नहीं जी सकते, हमको एक्सपोर्ट करना, बैलेंस ट्रेड और बैलेंस को बैलेंस करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 17-18 बिलियन की 20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 40 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा तो सारा बैलेंस ही आउट हुआ है। बिग क्वेश्चन, बिल्कुल, दिस इज अ बिग कंसर्न टू एवरीबडी। हम एज अ इंडिविजुअल पाकिस्तानी को भी हमारा कंसर्न है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब जब लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जी हमने PTA साइन किए काफ़ी ममालिक के साथ, अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से भी हम कोई सच फ़ायदा नहीं उठा पाए। फिर दूसरा, अब एक हम अक्सर बात करते हैं कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए बहुत सारे ममालिक के साथ। फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी देखें, चाइना हमारा दोस्त है, दुनिया की दूसरी बड़ी नॉमिनल GDP है, 10 ट्रिलियन 10 खरब डॉलर की नॉमिनल GDP है। हमारे साथ अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो रफली स्पीकिंग कोई 12 से 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हमारी म्यूचुअल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। अब उसमें जब हम देखते हैं तो हम चाइना से तो तकरीबन 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इंपोर्ट करें और हमारी एक्सपोर्ट कोई हार्डली 2 से 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की भी मुश्किल से है। तो जब हम उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो फिर अब हम कह रहे हैं कि थाईलैंड के साथ भी हमने FTA साइन करना है, तुर्की के साथ भी FTA साइन करना है, चलें कर लें, लेकिन ये देखें कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को शायद बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, जिस तरह से भी आपने कहा GSP प्लस की हम बातें कर रहे थे, उससे पहले हम कोई और बातें कर रहे थे, उससे पहले हम सिर्फ बातें करते रहते हैं और हम उसके थ्रेड्स को समझते रहते हैं कि यार ये आने वाला, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। जब हमने GSP प्लस की बात भी करी तो उस वक्त भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद में थे, और हमको हर आदमी कह रहा था कि जी ये तो बड़ा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कारनामा हो गया है कि जी GSP प्लस को हमने साइन कर दिया है। सेलिब्रेशन हुई थी जी, बड़ी सेलिब्रेशंस हुई, और हमने यही कहा, जिस तरह से आपने कहा ना, कि हमारे पास जो टेक्सटाइल के भी हमारे जो लोग थे, जो कोई इन्वॉल्व हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी के, वो $1 बिलियन तो कोई मसला ही नहीं है जी, अगले साल $1 बिलियन तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया क्योंकि हमने उसकी एसेंस को नहीं समझा। हम आज भी जो FTA अपना GSP प्लस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आज भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। आज भी हमारे पास ऐसे फोरम नहीं है जो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमारे बिजनेस कम्युनिटी में बताया जाए। कल को वही चीज़ हमारी नेगेटिव हो जाती है जो पॉजिटिव होने वाली होती है। FTA की आपने बात करी, FTA हमने बहुत सारे मुल्कों के साथ कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ पेपर की हद तक तो बेनिफिशियल हुआ, लेकिन जो मुल्कों ने शायद उसको समझ लिया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए भी ज़रूर उसको इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास इसको एनालाइज करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और मैं आपके फोरम से ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा और ये बिज़नेस कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी शुड हैव सम सीरियस फोरम्स, कि जहाँ पर बैठ के लोग सीरियसली उसको एनालाइज करें, जिसमें हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के भी लोग हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़रूर हाईलाइट करें कि जी ये आपने कर दिया है, तो इससे हमारे लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या ये इम्प्रूव होगा, क्या हमारा लोकल आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा इससे या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा और फिर भी हम FTA करके बैठे हुए हैं, और बड़े पोटेंशियल मुल्कों के साथ FTA करके बैठे हैं जहाँ पर हम यकीनन ट्रेड बढ़ा सकते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कोई सीरियसली FPCCI के फोरम पे, हमारे बहुत एक्टिव SM मुनीर साहब हैं जो कि दुनिया भर के अंदर घूमते हैं और जो कि आज भी TDAP के CEO बने हुए हैं, वो अपनी कोशिश करते रहेंगे जब तक ये दोनों सिनर्जाइज नहीं होंगे और गवर्नमेंट का कमिटमेंट नहीं आएगा। मैं समझता हूँ हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दिस टाइम हैज़ कम, टाइम आ गया है, यहाँ पर हमको सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम ये टाइम भी खो देंगे तो हम, मेरा ख्याल है, फ्यूचर के अंदर और धंसते चले जाएंगे। अब ये जो एक्सपोर्ट के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, अब हिचेस तो बेसिकली ये है कि चलिए ठीक है, आपने FTA साइन कर लिया, PTA साइन किए हुए हैं, आपने सालों गुजर चुके हैं, फिर नए नए जो हम आइडियाज़ लाते हैं कि जी अब इस मुल्क के साथ कर लें, इस मुल्क के साथ कर लें, बड़ा जो है एक हमें बूम मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की हम जब बात करते हैं तो सबके सब ये कहते हैं कि जी पहले हमारे मसाइल हल कर लें,
सबसे बड़ा मसला है वो तो ये है कि जी हम जब बात करते हैं विदहोल्डिंग टैक्स की कैटेगरीज के हवाले से, तो वो आपने पिछले 3 साल में 32 से 52 कर दिए हैं। बिल्कुल सही है। हमें हिरासा किया जाता है। और दूसरी तरफ तो ये कि पिछले माली साल की अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट था FPR का 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ था, वो तो इस वक्त तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं कि जी देखें 3.1 ट्रिलियन से ज़्यादा हमने अचीव कर लिया। अब रेवेन्यू तो हमने अचीव कर लिया, देखें ऑयल प्राइसेस इतनी नीचे आ गई, 115 डॉलर फी बैरल से कम होके वो फरवरी 2016 में कोई $27 फी बैरल तक आ गई थी। अब भी देखें सबड्यूड है, बढ़ेंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लिया है। दूसरी तरफ ठीक है, वेल डन, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री मालकान, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आते हैं कि हुकूमत इस साथ से भी पैसे ले रही है, इस साथ से भी पैसे ले रही है, और जहाँ जहाँ उनका बस चलता है निचोड़ते हैं हमें। खलील भाई, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि अभी हम जो टैक्स की बात कर रहे थे और एक टर्नओवर टैक्स की हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने 8% की बात करी, उसमें अगर आपकी कंपनी 8 to 10% नेट प्रॉफिट कमा रही है तो वो 100% टैक्स में चला जाता है। कुड यू बिलीव दैट? मतलब इनकम टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स ऑन योर इनकम, आपकी इनकम जो हुई उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। सही। गवर्नमेंट ने पिछले साल भी सुपर टैक्स लगाया और कहा कि जी ये वन टाइम सुपर टैक्स है 3%, और जो कंपनियां 500 मिलियन से ज़्यादा की इनकम कर रही हैं उनके ऊपर ये एक मरतबा हम लगाकर कुछ हम अपना रेवेन्यू बेहतर करें। कंपनियां कुछ केस कोर्ट में चली गई, कुछ ने स्टे ले लिया, कुछ जो पे करना चाहती थी उन्होंने पे कर दिया। आपका कमिटमेंट कहाँ रहा जब आपने अगले साल के बजट के अंदर फिर वही आपने टैक्स जो है दोबारा से लगा दिया कि जी इस साल हम एक मरतबा और लगा लेंगे? तो मैं कहता हूँ कि जो वो भी ये कहते हैं कि दिस इज आल्सो वन टाइम टैक्स। नहीं, अभी भी दोबारा वन टाइम हो गया तो ये पिछली दफ़ा भी वन टाइम लगा था, हमने सबने समझा कि यार वन टाइम है, हम हमारी कंपनी में पे करा। बैंक्स तो ये कह रहे थे कि यार हम पे तो 4% लगा दिया उन्होंने। जी। हालांकि हम विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके देते हैं कोई 100 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का, इसके अलावा दूसरा टैक्स कोई 121 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद चलिए दूसरों को 3% किया, दूसरों को 3% किया, हमें तो 4% सुपर टैक्स। ये देखें, ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के हाई लेवल्स को समझना चाहिए, और यहाँ पर हमारे बड़े बड़े अच्छे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ समझ चाहिए, सिर्फ वो बैठे हुए हैं हम उनको ये चीज़ समझ चाहिए कि यार वी शुड स्टिक टू आवर कमिटमेंट्स। देखें, हमने अगर बिज़नेस को बढ़ाना है, हमने अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो हमको बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना होगा। हम उसको खुद चोरी करने पर आमादा करते हैं कि तुम चोरी करो। मैं अगर बिज़नेस बगैर चोरी के करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं चोरी कर लूँगा तो शायद मैं इतना कमा लूँगा, लेकिन वो एक्चुअल से कम हो जाता है। आप यकीन करें कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर बिजनेसमैन मजबूर होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ फिर भी मेरी बात ठीक नहीं समझी जा रही, तो लिहाजा मैं गलत करूँ। जब वो गलत करने जाता है तो फिर उसके दूसरे मसाइल हो जाते हैं। ये बताएं फ़ारूक साहब कि एक मीटिंग हुई थी आज से कोई 5-6 महीने पहले, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की थी। जब यहाँ से जा रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, तो बातचीत जब मुझसे हो रही थी तो बड़ी अच्छी खुश थे सब लोग। एक दो ने तो एयरपोर्ट से भी जो है ना वो बातचीत की कि खलील भाई बस इंशाल्लाह आप देखिएगा, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जो है ना हमसे मिल रहे हैं, और बड़ी एक मैराथन मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद जब वापस आए तो भी बड़े खुश थे। बस 4 घंटे साहब ने कह दिया कि मसले हल हो गए। बिल्कुल 4 घंटे बैठे थे मेरे साहब, मेरे को बताइए। उसके बाद ये हुआ कि कोई 1-2-3 महीने के बाद उन्हीं लोगों से जब मैंने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि यार देखें वो वादे तो हुए थे लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। अगेन खलील भाई, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे लिए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। एकदम छोटी चीज़ करें, छोटा वादा करें, उसको पूरा कर दें। बिल्कुल। रादर देन कि आप पूरा एक बहुत बड़ा कैनवस के ऊपर आप पूरे अपने मसाइल लिखते हैं और पूरे सोल्यूशन भी दे देते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन सिर्फ कैनवस की हद तक तो रहते हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर नहीं आते। तो मैं तो जिस फोरम पे भी जाता हूँ मेरा कहना ये होता है कि यार छोटा चीज़ लें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि यार हमारे ये इशू था, ये रिजॉल्व हो गया, वंस फॉर ऑल रिजॉल्व हो गया, वंस फॉर ऑल रिजॉल्व। वो बस पाइल अप होते रहते हैं कि ये थे मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। छोटे छोटे मसलों में रहते हैं,
और इतने मसले होते हैं कि सारा दिन बस उसी मसलों के अंदर ही आप घूमते रहते हैं कि यार अब इन मसलों को हल कर दो, इसको हल कर दो। हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को माइंड इतना फ्री होना चाहिए कि वो आगे बात करें, वो मार्केट एक्सेस की बात करें, वो एक्सपोर्ट की बात करें, वो अपने एक्सपेंशन की बात करें। कहाँ कि मैं सिर्फ पढ़ा रहता हूँ कि यार अभी ईओबी का मेरे पास ये नोटिस आ गया, सेसी का मेरे पास ये नोटिस आ गया, लेबर डिपार्टमेंट मुझे यहाँ तंग कर रहे हैं, मेरे बैंक से पैसे निकल रहे हैं। हाँ, मेरे बैंक से पैसे निकल रहे हैं। आपने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स के इतने सारे स्लैब बन गए। अब मुझे तो यकीन करें, पहले सिर्फ 2 हुआ करते थे, सर्विस एंड गुड्स, कि यार 5% और 3% टैक्स काटना है। अब तो मैं देखता हूँ मेरे फाइनेंस वाले पता नहीं इस पर कुछ और काटना है, उस पर कुछ और काटना है, तो उसी के अंदर पड़े रहते हैं हर वक्त कि जी ये तो विद होल्डिंग टैक्स की 25 शकें आ गई उसके अंदर कि जी इस चीज़ पर इतना काटो। कभी कभी तो ऐसा था कि आपने चेक इशू कर दिया, हाँ। तो आपका क्लाइंट, आपका सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि जी आपने टैक्स ज़्यादा काट लिया, दोबारा देखिएगा डुप्लीकेशन हो गई है। हाँ। फिर दोबारा फाइनेंस के लोग अरे यार क्या करें, ये Exactly. सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, ये इनका है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसको सिंप्लीफाइड करें, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करें, बिजनेस कम्युनिटी के टेंशन कम से कम दें और उनको एक्सपेंशन की गुंजाइश दें टेंशन की जगह। अगर टेंशन की जगह एक्सपेंशन की गुंजाइश देंगे तो बहुत पोटेंशियल है खलील भाई, इस मुल्क में बहुत है। फारूक भाई, जैसे भी हम टेंशन की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब जो है वो जब बेलारूस गए थे तो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग गए थे। बिल्कुल, बड़ी तस्वीरें शसीरें में बनी थी, सेल्फीज बनी थी काफ़ी। तो वो जो बेलारूस का बेसिकली है ट्रिप जो था, जिसमें काफ़ी बातचीत हुई, उसका रिजल्ट कोई बात आगे बढ़ी कि यार देखिए इतने सारे लोग गए थे, चले चले जाएं, इन्हीं का काम है ना, जाना चाहिए इनको। लेकिन यार जब गए हैं आप और वज़ीर आज़म साहब आपके साथ थे, तो अब उसका यार कुछ आउटपुट भी देना। बिल्कुल आना चाहिए खलील भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे पास दरअसल ग्रुप तो पूरा बन जाता है कि यार ये 50 आदमियों का डेलीगेशन जाएगा या 25 आदमियों का डेलीगेशन जाएगा, और कुछ लोग तो लेकिन वो सिफारिशें भी लड़वाते हैं कि मेरा नाम डाल दीजिए, मेरा नाम डाल दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरे मुल्कों में विजिट करें, बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करें। बिल्कुल। और स्पेशली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज अकम्पनिंग द बिजनेस डेलीगेशन, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। यस, अभी हमने इंडिया के अंदर देखा कि हमको किस तरह से मोदी साहब का हमको नज़र आया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि जहाँ पर हम बिजनेस कम्युनिटी कोई कमिटमेंट करती है तो प्राइम मिनिस्टर्स को एंडोर्स करता है कि येस आई एज अ प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स दिस डिसीजन, और हम उसमें आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हम डेलीगेशन बनाने में और उसकी निटिग्रिटीज़ में तो यहाँ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और खुशखबरियाँ देने में कि आपका नाम इसमें है। हाँ, बहुत अच्छा, मेरा नाम है नहीं है, नहीं मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा उसके लेकिन हमको जो लोग ये डेलीगेशन डिज़ाइन करते हैं और जो डेलीगेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लगानी चाहिए कि आप B2B मीटिंग्स अरेंज करें, आप मैच मेकिंग करें। अगर फ़ारूक मज़हर अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ही शुड मीट समबडी अक्रॉस विद द कंसर्न पर्सन। और फिर फ़ारूक मज़हर साहब से आप ये भी पूछें कि आपने जो मीटिंग की उसका आउटकम क्या है और इन द डेज टू कम 1-2 साल के बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल वो वहाँ पर मीटिंग ख़त्म हुई, हम वापस आए और हम अपने कारोबार में दोबारा लग गए, हमको पता ही नहीं है। ऐसा ना हो कि जी एक साहब हैं, उनका आपने नाम डाल दिया, उन्होंने कहा जी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मीटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, शायद वही है कि घूमने फिरने पे ज़्यादा होता है। नहीं, अभी आप देखें ना कि मैं हमेशा इसका फेवर में होता हूँ कि वी शुड हैव मैक्सिमम डेलीगेशंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर कंट्रीज, और वहाँ के लोगों को भी यहाँ लाना और यहाँ शोकेस कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हमारा दुनिया भर का मीडिया हमारे ख़िलाफ़ चलता है, वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नो, पाकिस्तान इज सो मच पोटेंशियल, और इसको मैं समझता हूँ कि अभी तक हम ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। फ़ारूक मज़हर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।